मेरा रिश्ता निहायत अमीर व कबीर ख़ानदान से आया। सब मेरी किस्मत पर अश अश करने लगे। मैं पढ़ाई की बहुत शौकीन थी। मुझे फ्यूचर बनाना था अपना। मेरी सिर्फ मैट्रिक करते ही मंगनी करवा दी गई। मंगनी 3 साल रही। इस दौरान मैं आराम से पढ़ती रही। मेरा मंगेतर मुझसे फ़ोन पर बात करने की बहुत ज़िद करता, लेकिन मैं इसके लिए कभी तैयार न हुई। मेरे नज़दीक वो मंगेतर था तो क्या हुआ, था तो नामहरम ही ना। मेरे और शायान के मिजाज में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। मैंने आलिमा का कोर्स जब से स्टार्ट किया था, मेरी सोच बहुत ज़्यादा गाने बाजे, फिल्मों और ड्रामों के ख़िलाफ़ हो गई थी। मैंने शरी पर्दा करना भी शुरू कर दिया था। मुझे लोग यूनी में बहन जी कहकर बुलाने लगे थे, पर मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दीवाने को तहकीक से दीवाना न कहना, दीवाना बहुत सोच कर दीवाना बना है। क्यों ना मैं बहुत मजबूत कुव्वती इरादी रखती थी। जब मैंने पर्दे का इरादा कर लिया सो कर लिया। ऐसा नहीं कि मुझे मुखालिफ्तों का सामना नहीं करना पड़ा, लेकिन ज़िद्दी मिजाजियत तो मानो कूट कूट कर भरी थी मुझ में। ज़्यादातर लोगों ने ये कहकर समझाया कि पर्दा ना करो, तुम्हारा मंगीतर बहुत आज़ाद दिमाग है। मैं जिस दावत में जाती वहाँ की मेहमाने खुसूसी बन जाती। अब आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, मुझ में ऐसा क्या ख़ास था? तो नहीं जी, मुझ नाचीज़ में भला क्या ख़ास हो सकता है। ख़ास तो मेरे ससुराल वालों में था। जहाँ भी आते इतने बड़े बड़े और महंगे तोहफे साथ साथ फूलों से बना ज़यूर लाते कि ना चाहते हुए भी मैं खुद ब खुद लोगों की नज़र का मरकज़ बन जाती। हर महफ़िल में मुझे गजरे पहनाने की रस्म शुरू हो जाती। मैं बहुत शर्मिंदगी महसूस करती थी। ख़ानदान की हर लड़की मुझ जैसी ससुराल की तमन्ना करने लगी थी, पर मुझे कुछ अजीब महसूस होना शुरू हो गया था। मेरी सगी चाची शायान की फूफो लगती थीं। चाची की अम्मी से ज़्यादातर लड़ाई रहती थी। चाची के मैके में मेरी माँ के सब कुहले दुश्मन थे, और जो दुश्मनी माँ से हो वो बेटी से होना तो फ़र्ज़ है। मैं अपनी अम्मी को अक्सर समझाती कि क्यों अपने दुश्मनों में मुझे भेज रही हो, पर कुर्बान जाऊं अपनी माँ की सादगी पर। वो समझती ही नहीं थीं। इन्हें तो सिर्फ वो महंगे तोहफे, वो मोहब्बत बहरे गजरे जो मेरी सास लाती थी वो नज़र आते थे। इतना पढ़ने के बाद मैं वाकई सो गया था। मैं पहली बार नावल पढ़ रहा था, इसलिए मैंने नावल राइटर का नाम तक पढ़ने की जहमत न की। अगर नाम पढ़ लेता तो खुदा जाने फिर मैंने नावल पढ़ना था भी या नहीं। कुछ दिनों बाद में यूनी में फार्म जमा करवा कर आ रहा था कि रास्ते में सेल रिंग हुआ। मैंने बाइक साइड पर लगाई और कॉल रिसीव की। मैंने जल्दबाजी में नाम नहीं देखा। हेलो, दूसरी तरफ कॉल पर वालनास थी। ज़्यादा अंग्रेज़ मत बनो, सलाम करो, इसने हेलो के जवाब में फ़ौरन टूका। मैंने पहले सेल कान से हटाकर नाम चेक किया। सेल पर वलनास का नाम शो हो रहा था। उफ़, ये पागल, इसने मुझे क्यों फ़ोन किया? बहुत दिमाग खाएगी, कॉल काट देता हूँ, ये सोच कर मैंने कॉल काट दी। हाय, इसने मेरी कॉल काट दी। इसे तो मैं अभी बताती हूँ बच्चों, मैं भी वालनास हूँ, रुक। इसके बाद तो वो धड़ाधड़ काले मारने लगी। इसने मुझे पागल कर दिया था, कॉल कर करके। क्या भला है ये, क्यों पीछे पड़ी है मेरे? मैं अपनी बेचारगी पर खुद ही तरस खा रहा था। पहले जहन में आइडिया आया इसे ब्लॉक करने का, पर फिर इसका खूबसूरत सरापा आंखों में लहरा गया। न जाने क्या सोचकर मैंने कॉल दोबारा रिसीव कर ली। अस्सलामु अलैकुम ताज साहिब। इस बार मैंने ज़रा जताने वाले अंदाज में सलाम किया था। वालेकुमुस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, इसने मुस्कराते हुए जवाब दिया। कॉल क्यों काटी मेरी? अगले ही लम्हे इसने अकड़ाने वाले अंदाज में पूछा, आपको काम किया है मुझसे? वो बोले, जल्दी मुझे घर जाना है, रास्ते में बाइक रोक कर बात कर रहा हूँ। मैंने इसके अकड़ाने वाले अंदाज पर आने वाले गुस्से पर काबू पाते हुए डायरेक्ट इसे असल मौजू पर लाया था। अगर वो मुझे पहली ही नज़र में प्यारी न लगती तो अब तक तो मैं इसे ठीक ठाक कहरी कहरी सुना चुका होता। ये मेरे ज़र्फ़ की इंतहा थी जो मैं इसके लिए दिखा रहा था। हाय, कितने बदतमीज़ हो तुम, ऐसे बोल रहे हो जैसे पीछे पड़ी हूँ तुम्हारे। वो अभी बोल ही रही थी कि मैंने तेज़ी से बात काटते हुए, तो और क्या कर रही हैं आप? मुझसे खामोश ना रहा गया। इसकी बात सुनकर मैंने तो बस नावल के मुतालिक जानने के लिए फ़ोन किया था, वरना इसकी आवाज़ ही बता रही थी कि वो गुस्सा पी रही है। नावल के मुतालिक क्या क्या जानना था तुम्हें? यही कि तुमने पढ़ा या नहीं? इसकी आवाज़ में संजीदगी महसूस हुई। यार, इस नावल में ऐसा क्या ख़ास है जो तुम हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गई हो? बोर लगा मुझे तो। तुम्हें वो बोर लगा?
आई डोंट बिलीव डेट। कैसे तुम्हें वो बोर लग सकता है? वो किसी की रियल आप बहती है, तुम्हारे पास दिल नहीं है क्या? इसने गुस्से में मुझसे पूछा। इसका सवाल मुझे कार्टूनों पर लौटा गया था कि आखिर क्यों एक नावल के चक्कर में वो मुझे इतना सुना रही है, जबकि मैंने इसे साफ अल्फाज में बता दिया था कि मैं नावल पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं रखता। मुझे लगता है तुम पागल हो, किसी नफ्सियाती डॉक्टर से चेकअप कराओ अपना, तुम्हें सख्त ज़रूरत है। ये कहकर मैंने गुस्से से फ़ोन काटकर अपनी जेब में रख लिया। इस लम्हे मेरा दिल चाहा कि इस वलनास का हशर कर दूं। पागल, इसे तो ब्लैक लिस्ट में ही डाल देना चाहिए। मैं अभी सोच ही रहा था कि मेरे अब्बू का फ़ोन आ गया। इनसे बात करने में मैं वलनास को ब्लॉक करना भूल गया। मैंने वालनास से लड़ाई तो कर ली गुस्से में, लेकिन गुस्सा ठंडा होने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गया। वलनास को सोने लगा तो नींद मुना चिढ़ा रही थी। बार बार वलनास का ख्याल जहन को झंझोड़ रहा था। सूरी का लफ्ज़ ज़िंदगी में तंजिया तो बहुत बार कहा था, मगर शर्मसार होकर कभी नहीं। सूरी का लफ्ज़ लिखने में भी मानो मुझे अपनी शान घटती हुई महसूस हो रही थी। आखिरकार अपनी अना को ज़रा झुकाते हुए सूरी का मैसेज वलनास को सेंड कर ही दिया। साथ साथ एक क्यूट सा स्टिकर भी सेंड किया। ऐसा लगा मेरे मैसेज के इंतज़ार में ही बैठी हो। फ़ौरन ही इट्स ओके का रिप्लाई आ गया। इसने भी क्यूट सा स्टिकर सेंड किया था। नाचता हुआ बंदर। मैंने पूछा, ये क्या है? कहने लगी, तुम हो जो छोटी छोटी बात पर गुस्से में नाच जाते हो। ये पढ़ते ही मेरा कहकहा बुलंद हुआ। मैं इसके रिप्लाई के लिए अच्छा सा स्टिकर तलाश करने लगा। इतनी देर में वो गुड नाइट कहकर ऑफलाइन हो गई। रात भर में बार बार इस नाचते हुए बंदर के स्टिकर को देखता और हंसता। हमारी ज़्यादा बात नहीं होती थी, लेकिन जब भी होती वो नावल पढ़ने पर ज़रूर जोर देती। 2 महीने बाद में बारिश के सबब अपना माल जहाँ रखवाता था, इस गोदाम में फंस गया। 1 घंटा गुजर गया था, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नेट भी काफ़ी स्लो चल रहा था। मुझे अच्छा लगता था वलनास के मैसेजेस बार बार पढ़ना। इस वक्त में चेयर खिड़की के पास लगाकर बैठ गया और मैसेजेस पढ़ने लगा। इसके हर मैसेज की आखिरी लाइन सेम होती थी, नावल पढ़ लो प्लीज़, और मेरा हर बार रिप्लाई यही होता कि मेरे पास टाइम नहीं है, जब मौका मिलेगा तो ज़रूर पढ़ लूँगा। सोचा आज टाइम है, पढ़ लेता हूँ, वो भी खुश हो जाएगी। मैंने डायरेक्ट शादी की पहली रात से पढ़ना स्टार्ट किया। आज भी मैंने नावल राइटर का नाम नहीं पढ़ा। बस पे दिल्ली से पढ़ना शुरू हो गया। नावल मेरी माँ की ख्वाहिश थी, वो पगली। शादी की पहली रात ही कमरे में घुसते ही मेरे बहुत तेज़ सर में दर्द शुरू हो गया। शायान मेरे लिए खुद जाकर चाय बनाकर लाए। मैं बता नहीं सकती मैं कितना खुश हुई ये देख के कि मेरा हस्बैंड खुद अपने हाथों से मेरे लिए चाय बना कर लाया है। मैंने खुद को दुनिया की खुश नसीब तरीन लड़की गुमान कर लिया था, लेकिन चाय पीने के थोड़ी देर बाद ही मुझे अचानक से बहुत सर्दी लगने लगी और मुझे 104 बुखार हो गया। बुखार की शिद्दत इस कदर बढ़ गई कि मुझे फ़ौरन अस्पताल ले जाया गया। मैं तो बिल्कुल ठीक अपने घर से विदा होकर आई थी, फिर ये अचानक बुखार, वो भी 104। मेरी सास ने सबसे बोलना शुरू कर दिया कि मैं घर से ही बीमार आई हूँ। दूसरी रात तो मेरी ज़िंदगी की यादगार रात है, चाहूँ तो भी ना भूल सकूँ ऐसी। मेरा बुखार कम नहीं हो रहा था, लेकिन सारे फ़राइज़ अदा करवाए जा रहे थे मुझसे। रात के 2 बजे के करीब मुझे अचानक किसी के रोने की आवाज़ें आने लगीं। मेरी हालत बहुत ख़राब थी, फिर भी अपने वजूद में हिम्मत जमा करके मैं उठकर बैठी कि आखिर ये रोने की आवाज़ें कहाँ से आ रही हैं। मैं तो हका बका रह गई। वो मेरा शौहर रो रहा था। मैंने सोचा कि वजह पूछूं पर इतना वक्त ही न मिल सका। इसने अलमारी पर ज़ोर ज़ोर से मुक्के मारना स्टार्ट कर दिया। मैं बुरी तरह घबरा गई। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी इंसान को खुद को मारते नहीं देखा था। मैं बहुत खौफज़दा हो गई थी। मैंने अपनी सास को बताया सुबह होते ही, लेकिन इन्होंने मजाक में उड़ा दी बात। मुझे समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। अब तो ये हर रात का मामूल बन गया था कि वो रातों को उठकर रोता, खुद को मारता, शौकियस का सारा सामान फेंक देता। इतना ही नहीं, अब वो बातें करने लगा था। मुझे देखकर कभी ज़ोर ज़ोर से हंसता, कभी अपने पास बुलाता, फिर खुद ही धड़ाम करके बेड पर गिर जाता और सो जाता। खौफ के मारे मुझे नींद ही नहीं आती थी। इतना पढ़ने के बाद मुझे तरस आने लगा था इस औरत पर, जबकि मैं अच्छी तरह वाकिफ़ था कि ये तो फ़कत एक नावल है।
अब जाकर मुझे तजस्सुस पैदा हुआ कि आखिर इस बेचारी के साथ क्या मुआमला चल रहा था। शादी के सिर्फ 15 या 20 दिनों बाद मुझे एक बहुत हसीन और जमील बच्चा ख्वाब में दिखा, जिसका हुस्न निहायत नूरानी था, और इस जैसा खूबसूरत बच्चा मैंने रियल लाइफ में तो कभी नहीं देखा था। वो बच्चा बहुत भूखा था, बस इतना ही देखा था ख्वाब में कि मेरी आंख खुल गई, और जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को भूखा महसूस किया। शिद्दत से भूख लगी हुई थी इस लम्हे मुझे। बस इसी दिन से मेरे दिल में इस जैसे नूरानी बच्चे की ख्वाहिश पैदा हो गई। माना मेरी ज़िंदगी का कोई परसाने हाल न था, फिर भी मैंने अगले दिन से सूरा यूसुफ की तिलावत शुरू कर दी और इसका दम किया हुआ पानी पीती। मेरी ज़िंदगी, उफ़ क्या लिखूं, ऐसे ऐसे नामुमकिनात वाले हादिसात शुरू हो चुके थे कि अगर मैं बयान करूं तो आप यकीन न करें। जिनमें सरे फहरिस्त मेरे हस्बैंड पर जिनका आना था। जब मेरे हस्बैंड ने महसूस किया कि मेरा डर व खौफ थोड़ा कम हो गया है, जबकि सच कहूँ तो ऐसा हरगिज़ न था। मैं तो पूरी रात जागा करती थी खौफ के मारे। वो रातें जो मैंने खौफ के साए में रोते हुए गुजारें, वो मेरे लिए नाकाबिले बियाँ हैं। जब भी याद करती हूँ ऐसा लगता है फिर दोबारा इन्हीं लम्हों को जीने लगती हूँ, जिसके सबब मुझे अपनी हालत गैर होती महसूस होती है। मेरा दिल मेरे काबू में नहीं आता जब याद करती हूँ इन खौफनाक रातों को। एक रात मेरे हस्बैंड ने खुद मुझसे कहा कि मुझ पर जिन आया हुआ है। ये कहकर ज़ोर ज़ोर से कहकहे लगाना शुरू कर दिए, यहाँ तक कि अपनी गर्दन भी आड़ी कर ली और अजीब अजीब आवाज़ें निकालने लगे। बस वो मेरे खौफ की इंतहा थी, मानो इसने मेरी जान निकाल दी थी। मेरे सामने चेयर पर दुपट्टा रखा था, वो माना नेट का था, लेकिन इस वक्त मेरा दिमाग मफलूज हो गया था। मारे वहशत व खौफ के नीट का दुपट्टा में कभी कमरे से बाहर पहनकर नहीं निकलती थी। हमेशा बड़ी शाल से अपना सर कोर रखती थी, लेकिन इस रात जो सामने हाथ लगा, बस वो दुपट्टा ओढ़ा और कमरे से फ़ौरन तेज़ी से भागते हुए नीचे आई। मैं उम्मीद से थी। शादी को 3 माह गुजरने को आ रहे थे। मेरा सीढ़ियों से नीचे भागते हुए आना बहुत ख़तरनाक था इस हालत में, लेकिन मैंने इस वक्त अपनी जान बचाने को अहमियत दी, जैसे मेरी जगह कोई भी औरत होती तो करती। मेरी सास मजाक में लेने लगीं, जैसे हर बार करती थीं। मैंने इन्हें हर चीज़ बताई अपनी माँ समझकर, लेकिन इन्होंने कभी मेरी बात का यकीन ही नहीं किया, बल्कि हंसते और मजाक उड़ाते मेरा। इस रात में वापस कमरे में जाने के लिए तैयार नहीं थी। फिर मेरी सास और दीवर छत पर गए। मेरा घर मेरी सास के घर के बिल्कुल बराबर में था और छत से आने जाने का रास्ता दिया हुआ था। लोगों की नज़र में मैं बहुत खुश नसीब थी जो मुझे एक अलग घर मिला था, वरना आम तौर पर नई दुल्हनों को एक कमरा मिलता है। लेकिन कहते हैं न कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। बस मेरी यही मिसाल थी। मेरे हस्बैंड लोगों के सामने तो इतनी मोहब्बत और जान निसार करने वाले कि कभी कभार तो मैं भी शक में पड़ जाती। इसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो रातों में उठकर अजीब अजीब हरकतें करता है। मेरी सास ने मेरे शौहर से खुद बात की। मेरी सास मुझे वापस ज़बरदस्ती कमरे में छोड़ आए। वो बिल्कुल नॉर्मल था, ये देख मेरा सर चकरा गया था। वो हंसकर कहने लगा कि मैं तो सिर्फ मजाक कर रहा था। ये पागल लड़की न जाने क्यों इतना डर गई। 3 महीने पढ़ने में शायद ज़्यादा महसूस न हूँ, लेकिन मेरे लिए 3 सदियों के बराबर थे। वो सब कुछ जो वो करता था सिर्फ मजाक था। ये सुनकर मेरा जहन काम ही नहीं किया कि मैं क्या करूं। अब जब जिन वाला नाटक ख़त्म हुआ तो मुझे लगा शायद ज़िंदगी थोड़ी सुकून में आ जाए, लेकिन ये मेरी भूल थी। मैंने देखा मेरे ससुर पर बाबा आते हैं। छत वाले, जिस छत से मेरा रास्ता था, मतलब मैं कहाँ फंस गई थी मुझे समझ नहीं आता था। इतने मॉडर्न दिखने वाले लोग अंदर से इतनी जहालत में डूबे निकल कर आएंगे, ये तो मैंने कभी गुमान भी न किया था। और इतना ही नहीं, मेरी चाची जो मेरे शौहर की फूफू लगती थीं, मुझे तो शादी के बाद पता चला कि इन पर भी बाबा आते हैं, और इनके बाबा से तो वहाँ सब बहुत डरते हैं। जब इन पर बाबा आते वो आंखें चढ़ा लेती और चीख चीख कर बोलने लगती। इन पर बाबा देखने का शरफ भी मुझे शादी के बाद ससुराल में ही नसीब हुआ। मेरी ज़िंदगी गुजरी थी चाची के साथ, पर मैंने कभी इन पर जिन आते नहीं देखे थे। फिर ये अचानक कहाँ से जिन आना शुरू हो गए इन पर मेरी ससुराल में जाते ही। वो जब भी मेरे ससुराल आती इन पर जिन आ जाते और वो डिमांड करते कि घर खाली करो, हम छत पर रहते हैं, हमें परेशानी हो रही है इस लड़की के आने जाने से। मज़े की बात ये थी कि मेरे ससुर पर आने वाला जिन भी यही कहता था कि वो छत का जिन है। बस में जी बिल्कुल आपने दुरुस्त पढ़ा।
इनकी कही हर बात मानती रहूं, यानी सुसर की तो मैं छत से आना जाना कर सकती हूँ। वो मुझे तंग नहीं करेंगे। ये ऑफ़र सिर्फ मेरे लिए थी। मेरी ज़िंदगी कम फुटबॉल ज़्यादा बन गई थी। एक तरफ से चाची खेल रही थी, एक तरफ से सुसर और शौहर की तो बात ही निराली थी। इंसान इंसानों से लड़ सकता है, इन जिनों से कैसे लड़े। एक रात मेरे शौहर ने बातों ही बातों में मुझसे कहा कि काश तुम शादी से पहले फ़ोन पर बात कर लेती तो मैं तुमसे पूछता क्या, तुम्हें मैं पसंद हूँ, और तुम मना कर देती तो मैं यकीन मानो मंगनी तोड़ देता। मैंने जवाबन कहा, मैं अपने वालिदैन की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ क्यों जाती भला। वैसे भी हमारे यहाँ लड़कियों से नहीं पूछते पसंद नापसंद की। मुझे इसकी कही ये बात उलझा गई थी। छोटी नंद से मालूम हुआ कि शायान की शादी ज़बरदस्ती कराई गई थी। मुझसे तो समझाई मुझे ये बात कि वो मेरे कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाहता था, लेकिन चला न सका। अब मुझे काफ़ी बातें समझाने लगी थीं। अब मुझे समझाया था कि 3 महीने तक मुझे डराया नहीं जा रहा था, बल्कि मुझे अपनी ज़िंदगी से निकालने की भरपूर कोशिश की जा रही थी। पर मैं ढेठ हड्डी कहाँ इन जिनों से भागने वाली थी। अब नए तमाशे मेरे मुंतज़िर थे, ये कहाँ जानती थी मैं। मेरे हस्बैंड कमरे में आते ही सब चीज़ें बंद कर देते, एसी, लाइट, टीवी, सेल, यहाँ तक कि अगर मैं इन्हीं के कपड़े इस्त्री कर रही हूँ वो भी बंद करा के मुझसे कहते बस सोने लेट जाओ, और ख़ुद बिस्तर पर लेटकर ज़ोरदार आवाज़ में डीक चलाते, खुद भी रूहानसा आवाज़ में पूरी रात गाते। वो भी सिर्फ एक गाना, ये सिलसिला फजर तक चलता। इतने शोर में कैसे नींद आ सकती है। ये जहनी टार्चर मुझे अब पागल कर रहा था। मैंने आखिरकार इन सब से तंग आकर एक रात अपनी मम्मा को फ़ोन पर सब कुछ बता दिया। इन्होंने मेरी सास से बात की। फिर होना तो ये चाहिए था कि बड़ों में बात हुई थी तो वो मेरे शौहर को समझाते, पर मुआमला बिल्कुल उलट हो गया। मेरे ससुर ने उल्टा मुझी पर चढ़ाई कर डाली। मेरे हस्बैंड से तो कुछ ना कहा, बल्कि मुझसे कहने लगे, तुम जैसी लड़कियों होती हैं जिन्हें घर बसाने नहीं आते, जो हर छोटी छोटी बात अपनी माँ को बताती हैं। मेरे शौहर से मुखातब होकर कहने लगे, इसका मोबाइल छीन लो, ये हमारी इज्जत ख़राब कर रही है मुआशरे में। आज मैं सोचती हूँ मेरी जगह इनकी बेटी होती तो क्या वो तब भी यही फ़ैसला सुनाते। फ़िलहाल कुछ ही दिनों बाद मेरा सेल मेरे ससुर ने खुद छुपा दिया। आखिरकार मुझे ट्रैवल करने की इजाज़त मिली तो मैं अपने घर आई। मैं घर आकर अपने वालिदैन बहन भाई सबसे अलग अलग मिलकर पुहुट पुहुट कर रोई। मेरी हालत बहुत ख़राब थी। मैं नींद से चीखती हुई उठती और फूट फूट कर रोते हुए कहती कि मुझे इन लोगों के पास मत भेजो। मेरे वालिदैन बहुत सीधे थे। इन्हें लगा कि औलाद हो जाएगी तो सारे मामलात खुद ही ठीक हो जाएंगे। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है इस झूठी उम्मीद पर। मैंने कभी नहीं देखा कि एक मर्द को बच्चे ने बांधा हो। अगर ऐसा होता तो ना जाने मुझ जैसी कितनी लड़कियों के घर बस जाते। मेरी हालत इतनी ख़राब रहने लगी थी कि मेरी औलाद को कुछ ना हो जाए, ये ख़तरा मेरे सास ससुर को लाहिक हो गया था। मैं बस हर वक्त या तो किचन में काम करती या बेजान सी पड़ी रोती रहती। और सूरी अपना मशहूर लक़ब तो मैंने आपसे अभी तक शेयर किया ही नहीं। गैस करना चाहेंगे? चलें हिंट दे देती हूँ, क्या याद करेंगे किस नावल राइटर से पाला पड़ा है। मैं पढ़ी लिखी थी। ये पढ़ते ही ज़ीशान के मुना पर बेसाख्ता आया, पढ़ी लिखी जाहिल, क्योंकि फ़बीहा को भी इसी लक़ब से पुकारते हैं, दादी दादा आज तक। फिर इसने आगे पढ़ा, चलें छोड़े मैं ही बता देती हूँ। पढ़ी लिखी जाहिल। मेरे डैड मेरे पढ़े लिखे होने पर बड़ा फ़ख्र किया करते थे। हर वक्त मुझे मेरी ग्रेजुएट बेटी कहते, इनकी ज़बान नहीं थकती थी। और बिल्कुल इसके उल्ट मेरे सास ससुर मुझे पुकारते। मेरी रूह तक तकलीफ़ महसूस करती थी इस लक़ब की। इन लोगों ने मेरा पढ़ा लिखा होना गुनाह बना दिया था। कभी कभार मुझे खुद पर बहुत गुस्सा आता कि आखिर क्यों हूँ मैं पढ़ी लिखी। ज़ीशान, मैंने जब यहाँ तक पढ़ा तो मुझे बहुत गुस्सा आया नावल राइटर के ससुराल वालों पर। कैसे इन्होंने इतनी ज़हीन व होशियार लड़की को आधा जहनी मरीज़ बना दिया। मैं पढ़ाई का बहुत शौकीन था और इल्म की अहमियत को समझता था। मैं मज़ीद आगे पढ़ना शुरू ही कर रहा था। इससे पहले मेरी नज़र खिड़की से बाहर पड़ी तो मैंने देखा कि बारिश थम गई है। मैंने नावल वहीं रोक दिया और फ़ौरन बाइक की चाबी उठाकर घर के लिए निकला, इससे पहले कि दोबारा बारिश शुरू हो और मैं फिर से गोदाम में फंस जाऊं। अब मैं नावल पढ़ने में इंटरेस्ट ले रहा था, लेकिन बारिश वाले दिन के बाद से मुझे मौका ही नहीं मिल पा रहा था पढ़ने का। एक दिन मुझे काल आई में हेलो हेलो करता रहा, मगर दूसरी तरफ सिवाय खामोशी के कुछ न था।
मैंने कॉल काट दी। फिर 1-2 दिन बाद मुझे इसी नंबर से दोबारा कॉल आई। फिर मैं हेलो हेलो करता रहा, लेकिन दूसरी तरफ सिवाय खामोशी के कोई जवाब न था। मैंने इस कॉल या नंबर पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब तीसरी बार आई तो मुझे महसूस हुआ कि जब मैं हेलो कहता हूँ तो दूसरी साइड जो शख्स है वो रोता है। मेरा दिल कहने लगा कि ये फबीहा है, पर इस औरत के पास मेरा नंबर कहाँ से आता, और फिर मुझे वो कांटेक्ट करेगी ही क्यों जिसे खुद इसने अपनी ज़िंदगी से निकाल कर फेंका हो। हाय, इस कमबख्त दिल का क्या करूं, जो ये सोचकर ही खुश हो जाना चाहता था कि शायद इसे अपने फ़ैसले पर पछतावा हुआ। और इसे मैं याद आ गया हूँ आज। मैंने इस नंबर को रॉन्ग नंबर के नाम से सेव कर लिया। मैं नहीं जानता क्यों, लेकिन जब भी इस रॉन्ग नंबर से फ़ोन आता मैं फौरी उठा लेता और कान से लगा कर हेलो हेलो करता रहता। माना सख्त नफ़रत थी मुझे फबीहा से। मैं खुद से ही लड़ता कि अगर वो फबीहा है भी तो क्या मैं क्यों इस औरत का फ़ोन उठाता हूँ। हर बार यही सोचता कि अब कॉल नहीं उठाऊंगा, चाहे कितना भी बजता रहे, लेकिन जब फ़ोन आता तो मेरी नफ़रत पर मेरी ममता की तरसी हुई मोहब्बत गालिब आ जाती और मैं फ़ोन उठा लेता। माना कि दूसरी तरफ सिवाय खामोशी के कुछ ना होता, लेकिन ये एहसास ही काफ़ी था कि वो मुझे फ़ोन करती हैं। मैंने ये बात घर में सबसे छुपा कर रखी। मैं कैंटीन से गुजर कर अपनी क्लास रूम की जानिब जा रहा था कि मेरा कंधा किसी से टकराया। मैंने सरसरी सी नज़र मारी कि किस अंधे को मैं सामने से आता। नज़र नहीं आया, ज़रा एक नज़र इसे देख तो लूँ। जैसे ही देखा मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर आई। थोड़ा हैरान भी हुआ, पर यह देख ज़्यादा कंफ्यूज हुआ कि अजीब लड़की है, टकराने के बाद भी अपने सैल से नज़र हटाने के लिए तैयार नहीं है। इतना भी क्या सैल में मग्न होना कि दुनिया की खबर ही नहीं। हेलो, मैंने पीछे से मुखातब करने की नीयत से आवाज़ लगाई तो वो मेरी आवाज़ सुनकर हैरत से पीछे पलटी। ज़ीशान, तुम यहाँ कैसे? वलनास के चेहरे पर मुझे देखते ही खुशी झलक उठी थी। अगले ही लम्हे हैरत के आलम में मुझसे पूछने लगी, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम मेरी यूनी में क्या कर रही हो? सच कहूँ तो मुझे बहुत खुशी हुई थी इसे अपनी यूनी में देखकर, लेकिन मैं ये वाज़ेह कर दूँ कि मैं इसे एक अच्छे दोस्त की नज़र से देखता था। तुम्हारी यूनी? और तो तुम यहाँ पढ़ते हो, मैं यहाँ पेंटिंग कंपटीशन के लिए आई हूँ। इसके लहजे में काफ़ी फ़ख्र था, ये बताते हुए जिस पर मैं इसे छीड़े बगैर न रह सका। आओ तो आप 24 घंटे मोबाइल चलाने के अलावा भी कोई हॉबी रखती हैं। मैंने ज़रा तंजिया कहकर अपनी मुस्कुराहट दबाई थी। हा 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 हा, वेरी फन्नी, वो कहकर अभी मज़ीद आगे कुछ बोलती कि इससे पहले एक लड़का इसका नाम लेते हुए वहाँ आया। चलो वलनास, तुम्हारा कंपटीशन 3 बजे तक है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है, चलो कैंटीन चलते हैं। वो लड़का मुझे मुकम्मल इग्नोर करके वालनास को अपने साथ ले जाने लगा। मुझे तजस्सुस हुआ कि कौन है ये वालनास का। वो मेरे सामने ही वालनास को लेकर जाने लगा। एक्सक्यूज़ मी, आपकी तारीफ़? इसके इग्नोर करने से कहीं ज़्यादा मुझे इसका वालनास का हाथ पकड़ना बुरा लग गया था। मैं नहीं जानता क्यों, पर कोई और इसका हाथ थामे ये मेरे दिल को गवारा नहीं था। मैंने इस लड़के से ज़रा रूबदार आवाज़ में पूछा, रिज़ा, क्यों, कोई प्रॉब्लम है? इसने मुड़कर मुझे देखा और मगरूर अंदाज में जवाब दिया, हाँ, मैं वलनास का दोस्त हूँ और जानना चाहता हूँ तुम वलनास के कौन हो। जैसे ही मैंने खुद को दोस्त कहकर इंट्रोड्यूस कराया, वलनास ने अपनी आंखें ज़ोर से मींच लें और ज़बान दांतों में दबाई, जैसे मैंने कुछ गलत कह दिया हो। वलनास ने 2-3 लम्हों बाद ही मुझे गुस्से से खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। वाकई, वो तंजिया अंदाज में कहने लगा। जिस भरम से वो बात कर रहा था, मुझे अब वो वलनास का कोई करीबी मालूम हुआ। बस डर दिल को ये लगा कि कहीं खुद को इसका फियांसी या हस्बैंड न बोल दे। जिस गुस्से से वो मुझे देख रही थी, मुझे लगा मुझे खामोश हो जाना चाहिए। भाई हूँ मैं इसका, और प्लीज़ ज़ीशान, तुम इसकी तरह पागल मत बनो। अक़ल से काम लो, जो नहीं हो सकता इसके पीछे भागना छोड़ दो, यही बेहतर है तुम दोनों के लिए। वो मेरा नाम जानता था, ये देख मैं हका बका हो गया, लेकिन वो बोल क्या रहा था ये समझ नहीं आया था मुझे। कभी कभार सोचता हूँ शायद मैं बहुत फेमस हूँ, किसी को नाम बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती मुझे। वो भी ऊपर से आया था वलनास की तरह। वो तो कहकर चला गया, पर मैं काफ़ी देर तक इसकी कही बात समझने की कोशिश करता रहा। मजाल है इतना गौर व तफक्कुर करने के बाद भी कुछ समझाई हो मुझे कि वलनास का भाई क्या कह कर गया है। मैं अपना सर खुजाता ही रह गया।
मुझे मालूम हो चुका था कि वलनास का कंपटीशन 3 बजे है, तो मैं इसे सपोर्ट करने और साथ साथ मुआफ़ी मांगने ठीक वक्त पर पहुंच गया। इसने कंपटीशन शुरू होने से पहले एक नज़र मेरी जानिब देखा और फिर खफगी से नज़रें फेर लीं। इसकी नाराज़गी मुझे एहसास दिला रही थी कि मैंने गलत किया था। इसके भाई से बात करके पर मैं क्या करूं, मैं बस इस वक्त खुद पर कंट्रोल नहीं कर सका था। फ़िलहाल कंपटीशन शुरू हो चुका था। 5 मिनट गुजरने के बाद मुझे नावल पढ़ने का ख्याल आया। पेंटिंग का मुझे कोई शौक़ नहीं था, इसलिए मोबाइल निकाल कर नावल पढ़ना शुरू कर दिया। नावल की मंजर निगारी इस कदर खूबसूरती से की गई थी कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं वो सब कुछ होते देख रहा हूँ जो नावल राइटर बयान कर रही है। नावल शुरू करते ही मुझे लगा, नावल मेरी माँ की ख्वाहिश थी वो पगली। अक्सर जब मेहमान आते तो मेरे सास ससुर मुझे इनके सामने ज़बरदस्ती लेटा देते, क्योंकि मैं बैठे बैठे झोंके लेती थी। रात पहर जागने के सबब में दिन में अपने काम से फारिग होने के बाद अगर सो भी जाऊं तो मेरी सास मुझे किसी न किसी काम से उठा ही देती थी। कच्ची नींद में बार बार उठने के सबब मेरे सर में दर्द रहने लगा था, इसलिए मैंने दिन का सोना भी छोड़ दिया था। बस झोंकों से अपनी नींद भरती। जब मेरी सास मेहमानों के सामने अपनी बहू को सोने लेटा देती और खुद किचन में जाकर काम करती तो लोग इसकी शान में बड़े ही कसीदे पढ़ा करते। मुझसे कहते, तुम बड़ी खुश नसीब हो जो तुम्हें ऐसी सास मिली। एक सवाल करूं, हमेशा जहन में आता है लोग अंधे होते हैं क्या? इन्हें क्या मेरी आंखों के नीचे के डार्क सर्कल नज़र नहीं आते थे? मेरे चेहरे पर जो हर वक्त अफसरदगी और खौफ रहता था वो नज़र नहीं आता था क्या? या मुआशरा ऐसा ही है? अमीरों के ख़िलाफ़ उफ़ भी नहीं लाता ज़बान पर। चलें छोड़ें, मुआशरे के दोगले लोग तो बहुत बाद में आते हैं, पहले तो अपने ही डस लेते हैं। आस्तीन के सानब की तरह, जैसे मेरे मामों ने किया। जब मेरा रिश्ता आया था तो मेरे मामों से मेरे वालिद ने लड़के के हवाले से पूछताछ की, जैसे सारे वालिदैन करते हैं। मेरे मामों पूरे ख़ानदान के सबसे अमीर व कबीर आदमी हैं। वो वाहिद हैं जिनकी इज़्ज़त मेरे ससुर भी करते हैं, वरना मेरा ससुर बहुत ऊंची चीज़ है, वो किसी को खातिर में नहीं लाता। तब मेरे मामों ने कहा, तुम्हारी बेटी खुश नसीब है जो इतने अच्छे लड़के का इसे रिश्ता आया है। अगर मेरी बेटी का आता मैं तो फ़ौरन हाँ कर देता। बस ये बात मेरे वालिद का एतमाद बढ़ा गई और इन्होंने रिश्ते की हाँ कर दी। शादी के बाद मुझे पता चला कि इनकी बेटी के लिए रिश्ता गया था मुझसे पहले, पर इन्होंने साफ इनकार करके अपनी बेटी को इन लोगों से बचा लिया। इस बात का जब मुझे इल्म हुआ तो मुझे शदीद दुख हुआ। लोग अपनी बेटी के लिए जिस रिश्ते को अच्छा नहीं समझते वो दूसरे की बेटी के लिए कैसे अच्छा हो जाता है? शायद मैं बेवकूफ़ हूँ, मुआशरे के तकाज़ों से नावाकिफ़ हूँ, इसलिए ऐसे अजीब सवाल कर रही हूँ। आप भी बोर हो रहे होंगे, शायद कुछ तो ये सोच रहे हूँ कि आखिर ये नावल लिख ही क्यों रही हूँ। तो मैं बता दूँ, ये आपके लिए नावल है। मुझ बेचारी के लिए ये एक वाहिद रास्ता है इस शख्स तक ये बातें पहुंचाने का जो मुझसे बहुत दूर है और मुझे गलत समझता है। मैं इसे बताना चाहती हूँ, मैं बहुत मजबूर थी, वो मुझे गलत ना समझे। मैं इतनी बुरी नहीं हूँ जितना वो शख्स मुझे तसव्वुर करता है। मुझे दुनिया के लोग बुरा कहीं मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ, बल्कि कर रही हूँ, पर इस एक शख्स का मुझे बुरा कहना मेरे दिल को पारे पारे कर देता है। मैं इतनी अजियत महसूस करती हूँ कि बयां के लिए अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं मेरे पास। ज़ेशान। इतना पढ़ने के बाद मैं सोच में पड़ गया था कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है जिसके लिए राइटर पूरा एक नावल ही लिख दे। क्या सारे नावल इतना ही हकीकत का गुमान देते हैं जितना ये दे रहा है? क्योंकि मेरी ज़िंदगी का तो ये पहला नावल था जो मैं पढ़ रहा था। इसे पढ़ते वक्त मुझे महसूस होता था जैसे वो राइटर खुद मुझसे बात कर रही हो, मुझे बता रही हो इसके साथ क्या क्या जुल्म हुए हैं और किस किस ने किस किस तरह किए हैं। मेरे दिल में आया ज़रूर वो शख्स बहुत ख़ास होगा, राइटर के लिए जिसकी खातिर इसने इतनी मेहनत से नावल लिखा है। जब का जा बजा लिखा है कि इसे तकलीफ़ होती है ये सब लिखते हुए भी। मैंने एक नज़र वालनास की पेंटिंग की जानिब देखी जो अभी तक मुकम्मल नहीं हुई थी। मैंने अंदाज़ा लगा लिया कि अभी वक़्त है मेरे पास और नावल पढ़ने का। जहन में आया कि हो सकता है आगे नावल में लिखा आ जाए इस शख्स के बारे में। मेरे दिल में तजस्सुस था इस शख्स को लेकर।